आपको याद होगा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में समझाया था और कहा था कि अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं इस लेक्चर में कि कोई भी मेटल है तो उसका क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगा। और उसके साथ साथ ये लेक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ ही ना हम जो मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ते हो, रिएक्टिविटी सीरीज का नाम सुने होंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे काम करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका रिएक्शन में क्या रोल होता है, तो उन सब के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें ना किसी भी मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसका तीन चार इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है। जिसमें पहला जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी बोलता है कि कोई भी मेटल है अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए, अगर कोई मेटल है उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, क्या मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब मैं इसका एग्जांपल लेके समझाता हूं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। जैसे कि सपोज कीजिए पोटेशियम है आपके पास, ठीक है, पोटेशियम का सिंबल के, पोटेशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बोला मैंने, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो उसी तरीके से पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। तो पोटेशियम एक मेटल है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। बहुत ही सिंपल है ना। उसी तरीके से बताओ सोडियम है और सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम अपने आप में क्या है, एक मेटल है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, जैसे सोडियम है, ये आपका रहा सोडियम, इसको आपने किसके साथ रिएक्शन करवाया, O2 के साथ। देखो O2 लिखते हैं, O नहीं लिखते हैं, क्यों, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में ही लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना इन्वायरमेंट में वो डाई एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी भी मोनो एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए सोडियम को O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na2O। तो इस तरीके से सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर जाएगा। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर भी एक मेटल है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, है ना, बहुत ही सिंपल है। उसी तरीके से तो इस तरीके से आपका पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अगर कोई मेटल है उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनता है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। आइए सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कोई मेटल है उस मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या, मेटल है उसको मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड, और जो बचा वो H2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जैसे कि आइए एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। आप कोई एक मेटल मान लो अपने मन में या कॉपी पे लिख लो। चलो मान लेता हूं सोडियम, ये एक सोडियम मेटल है, इस सोडियम मेटल को H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये सोडियम मेटल था, इसको H2 के साथ रिएक्शन करवाया तो यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया, देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम है, इसको H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो है ना ये H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा। तो ये OH माइनस ना सोडियम के साथ मिलके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये H प्लस से जुड़ के ये H2 रिलीज कर देगा। तो पॉइंट क्या है कि अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे कि सोडियम H2 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस रिलीज किया। आई बात समझ में। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि मैं और एक दे रहा हूं, कोई अपना मन से मेटल सोच लो, जैसे कि कैल्शियम एक मेटल है, उसको मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ, वाटर के साथ। तो कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा यहां पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियस सी बात है ना, ये H2O H प्लस और OH माइनस में टूटेगा,
OH माइनस कैल्शियम से मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और H2 गैस रिलीज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कोई भी कैल्शियम है उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज होगा। चलो एक और मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, जैसे कि मैग्नीशियम है, एक मेटल है, इसको मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो, काफी आसानी ढंग से इजिली लिख सकते हो। देखो ध्यान रखना, ये केमिकल मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना सकता है, प्लस H2 गैस रिलीज हो सकता है, ये भी रिएक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, ध्यान रखना, प्लस H2 गैस रिलीज हो सकता है, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। और भी आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि जिंक हुआ, जिंक, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना, प्लस H2 गैस रिलीज होगा। तो आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज आप गौर कर पा रहे होंगे कि जब मैंने मैग्नीशियम को एक बार वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, वो तो ठीक है रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन एक बार मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन गया, ये आपको डाउट हो रहा होगा। तो ये एक्चुअली ऑक्साइड इसलिए बना ना, देखो ये कब बनेगा, जब हम स्टीम के फॉर्म में पास करेंगे, जब ये स्टीम के फॉर्म में वाटर पास करेंगे ना, स्टीम के फॉर्म में पास करेंगे वाटर, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जैसे देखो मैग्नीशियम है और पानी है तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, लेकिन अगर वही पानी को हम स्टीम में कन्वर्ट कर दे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। आइए अब थर्ड जो समझते हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड किसको बोलते हैं जरा बताना। डिल्यूट एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसमें वाटर एसिड का कंसंट्रेशन कम है, ऐसा एसिड जिसमें एसिडिक कंसंट्रेशन कम है, वाटर का मात्रा ज्यादा है, उसको डिल्यूट एसिड बोलते हैं। तो आइए थर्ड केमिकल रिएक्शन समझते हैं किसी भी मेटल का। थर्ड केमिकल रिएक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई मेटल है उसको डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बनता है, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन रिलीज होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, आपके सामने सोडियम है, ऑब्वियस सी बात है सोडियम एक मेटल है, उसको डिल्यूट एसिड में मैंने HCl ले लिया, HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा, देखो ये H+ और Cl में टूटेगा तो ये NaCl बना लेगा। देखो आपको अगर याद भी नहीं है ना प्रॉपर्टी, तो आप केमिकल रिएक्शन लिख के प्रॉपर्टी बना सकते हो, है ना, प्लस और यहां पे Cl इसके साथ मिल गया तो H2 बचा, तो ये H2 H और H मिलके H2 बना के रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। उसी तरीके से एक और केमिकल मतलब एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम है, वो HCl के साथ रिएक्शन करवाया, याद रखना ये जो HCl है ना वो डिल्यूट होगा, कंसंट्रेटेड नहीं होगा, डिल्यूट एसिड होगा। रिएक्शन करवाया तो क्या बना लेगा, MgCl2 प्लस H2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जिंक को मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट प्लस H2 रिलीज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई भी मेटल को हम डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है क्या देखने को मिल रहा है कि अगर कोई मेटल को डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो क्या बना रहा है, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रहा है। अब एक चीज आप देखिए नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड होता है ना, मेटल ऑक्साइड कब बनता है, याद करो मैंने क्या बताया था, मेटल ऑक्साइड कब बनता है, देखो यहाँ पे मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। अब इसी चीज को यहाँ पे देखो, अब इसी को यहाँ पे देखना एक बार, ये मेटल ऑक्साइड का प्रॉपर्टी को समझते हैं। जो मेटल ऑक्साइड बनता है ना, जैसे कि कोई सोडियम है, उसको मैंने O2 के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। ये एक मेटल साल्ट है, सॉरी ये एक मेटल ऑक्साइड है। तो इस मेटल ऑक्साइड का प्रॉपर्टी क्या होगा इसको समझते हैं। देखो जो भी मेटल ऑक्साइड होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है, वो बेसिक होता है, मतलब उसका पीएच ना 7 से ऊपर होता है।
और उसको अगर हम लिटमस पेपर में डालते हैं ना, तो वो लिटमस पेपर जो ऑक्साइड होता है वो रेड टू ब्लू में टर्न कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, जब बेसिक नेचर का है, उसका पीएच वैल्यू 7 से एबव है, तो वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या बोला जा रहा है कि जो भी मेटल ऑक्साइड होता है ना, उसमें ज्यादातर मेटल ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जैसे कि एल्कली मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर। देखो, एल्कली मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, वो सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, अल्कली मेटल ऑक्साइड गिव ए स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब भी हम अल्कली मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। ये मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, ये एक मेटल ऑक्साइड है। इसको मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। इसको जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा NaOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन कर लिया। वही तो बोला जा रहा है कि मेटल ऑक्साइड है, उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना लेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का निर्माण कर देगा। उसी तरीके से एक और ले लेते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड कहने का मतलब ये एक बेसिक नेचर का भी है, इसका पीएच 7 से एबव है। ये रेड टू ब्लू कन्वर्ट करता है लिटमस पेपर को। तो ये मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना लेगा, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना लेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन कर देगा, जिसका नाम है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं, जो आपको हर जगह इसका कंसेप्ट यूज होगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो कंसेप्ट का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। तो आइए समझते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज कहने का मतलब क्या हुआ ना, कि हमारे पीरियोडिक टेबल में काफी सारे एलिमेंट है। ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा रिएक्टिव होगा, कोई कम रिएक्टिव होगा। अच्छा, थोड़ा सा समझो इसको, हालांकि 9th में भी पढ़े होंगे। कोई ज्यादा रिएक्टिव और कोई कम रिएक्टिव किस आधार पे होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है, जो मेटल जितना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। और जो मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने में काफी दिक्कत हो रही है, मतलब या इजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रही है, वो कम रिएक्टिव होगा। ये पॉइंट को आप पकड़ रहे हो ना, कि कोई मेटल कब ज्यादा रिएक्टिव होगा, जब वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और कोई मेटल कब लेस रिएक्टिव होगा, जब वो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में कब कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। सिंपल फंडा है कि अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर रहा है तो वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है। अगर सबसे आसानी ढंग से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जब आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखोगे ना, और मेटल वाली साइड में, तो मेटल वाली साइड में जो पोटेशियम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा इजिली लूज कर देता है। ठीक है, ये जो पोटेशियम है अपने इलेक्ट्रॉन को, इसका जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको ये इजिली लूज कर देता है। ठीक है, जैसे कि इसका क्या होगा, 2 8 8 और 1, ये होगा ना। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इजिली लूज हो जाता है इससे। ठीक है, तो इसीलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हुआ, क्योंकि ये इजिली लूज करके अब किसी नन मेटल के साथ मिलके कंपाउंड बना लेगा ना, तो इसीलिए इसका रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होता है। उसके बाद बात करें तो सोडियम का होता है, ये सोडियम उसके बाद सबसे इजिली लूज करता है। उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक ये सब जो है ना, ये इजिली लूज नहीं करता है। फिर आयरन, फिर लीड, फिर कॉपर। तो ये ना सीरीज आपको याद रखना है। ठीक है, वही बात यहां पर भी मैंने लिख दिया है कि द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। जो कोई भी मेटल का जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है ना, उसी को रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। जैसे कि आपकी क्लास में बच्चे होंगे, काफी सारे स्टूडेंट होंगे, तो उसमें कोई काफी ज्यादा तेज होगा पढ़ने में, कोई काफी कमजोर होगा, तो एक ऑर्डर बनाया जाता है ना, सबसे तेज, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद। तो उसी तरीके से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके ऑर्डर पे जो
सीरीज बनाया जाता है उसी सीरीज को क्या बोला जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे ना, जो तब सबसे टॉप में होगा, जैसे टॉप में पोटेशियम है तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg, मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। तो टॉप से बॉटम में आएंगे ना तो उसका रिएक्टिविटी कमते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो टॉप में है ना वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो बॉटम में है वो सबसे कम रिएक्टिव है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो वही मैंने यहां पर भी लिख दिया है, ठीक है। इन रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर एट द बॉटम। ऑब्वियस सी बात है कि देखो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर जो है ये बॉटम में आपको दिख रहा है ना, ये बॉटम में ही ना दिख रहा है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये सब। तो बॉटम में जो होता है ना वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है। दिज मेटल आर नोन एज नोबल मेटल, इसको नोबल मेटल भी बोला जाता है। जैसे कि पोटेशियम जो होता है वो टॉप में होता है, देखो यहाँ पे पोटेशियम है ये टॉप में है, इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये ना ऑर्डर आपको याद रखना है, तभी आप रिएक्शन लिख पाओगे। अभी हम इसका एप्लीकेशन बताएंगे तो कितना आपको आश्चर्य लगेगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इस तरीके से ऑर्डर याद रखिएगा। अब देखो ये ऑर्डर क्यों याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूं। जैसे कि पोटेशियम है, यहां पे कोई मेटल है, सपोज करो कोई मेटल है, उसको रिएक्शन करना है, और कोई एलिमेंट है पोटेशियम और कोई एलिमेंट है आयरन। तो बताओ ये मेटल किसके साथ रिएक्शन करना प्रेफर करेगा। एक मिनट, यहां मेटल नहीं लो, नन मेटल मान लो। ये तो मेटल है ही, कोई नन मेटल है, ये नन मेटल, ये नन मेटल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो कोई नन मेटल, यहां पे दो एलिमेंट है, एक पोटेशियम है और एक आयरन है, तो ये किसके साथ रिएक्शन करना प्रेफर करेगा। ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा रिएक्टिव है। पोटेशियम और आयरन के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है, तो ये पोटेशियम के साथ रिएक्शन कर लेगा और कंपाउंड बना लेगा, न कि आयरन के साथ। मतलब जो बच्चा तेज होता है, जैसे क्लास में भी क्या होता है, जो सबसे तेज होता है वही एग्जाम में ज्यादा नंबर ला पाता है, वही एग्जाम को क्वालिफाई करता है। उसी तरीके से रिएक्शन को भी कौन इजिली कर पाएगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मान लो कोई एक ज्यादा रिएक्टिव है और एक कम रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो इजिली रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएगा। जैसे कि मैं अभी एक रिएक्शन दे रहा हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखो सपोज करो आयरन है, आयरन को मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो अब देखो आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किसके रिस्पेक्ट में, कॉपर के रिस्पेक्ट में। देखो आयरन भी एक मेटल है और कॉपर भी एक मेटल है, तो आयरन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रिएक्टिव है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो आयरन कहां लाई करता है, आयरन जो है यहां पे लाई कर रहा है ये, तो ये ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रिएक्टिव है ये कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो कम रिएक्टिव को ऐसे बोल सकते हो कि उसको धक्का मार के हटा देता है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव आयरन है तो वो कॉपर को हटा देगा, तो ये क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर को निकाल देगा यहां से। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है ना वो कम रिएक्टिव को बाहर निकाल देता है। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसको निकाल दिया इजिली, आई बात समझ में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, इसको हमें रिएक्शन करवानी है, एल्युमिनियम इसको रिएक्शन करवानी है कॉपर सल्फेट के साथ। अब बताओ क्या ये रिएक्शन हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है, देखो एल्युमिनियम कहां लाई कर रहा है, ये देखो एल्युमिनियम ये है और कॉपर ये है, तो ऑब्वियस सी बात है एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो एल्युमिनियम कहेगा तुम हट जाओ क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसके साथ जाके मिल जाएगा, तो एल्युमिनियम सल्फेट बना लेगा, है ना, एल्युमिनियम सल्फेट बना लेगा। आई बात समझ में, और कॉपर बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। आई होप आपको यहां पे बात समझ में आ रही होगी। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर ऑब्वियस बात है ये कम रिएक्टिव है, लेकिन ये कॉपर को हम सिल्वर के साथ AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, AgNO3 के साथ। तो अब बताओ क्या यहां पे रिएक्शन होगा, तो देखो इसको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में देखो ना, कॉपर जो है, कॉपर यहां है और सिल्वर यहां है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। तो कॉपर सिल्वर को कहेगा भाई तुम हट जाओ और मैं इसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे ये क्या बना लेगा,
कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर को बाहर निकाल देगा क्योंकि सिल्वर कम रिएक्टिव है और कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो, अब मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, उसका आप बताना। जैसे कि सपोज करो सिल्वर है, उसको मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, सिल्वर है उसको मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा, तो देखो सिल्वर क्या है यहां पे, सिल्वर कम रिएक्टिव है, देखो यहां पे सिल्वर कम रिएक्टिव है और कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सिल्वर कम रिएक्टिव है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो कम रिएक्टिव है वो ज्यादा रिएक्टिव वाले को बोल रहा है कि तुम यहां से हट जाओ, तो ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये कॉपर को नहीं हटा पाएगा, तो ये यहां पे रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आई बात समझ में, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर कम रिएक्टिव है कॉपर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सिल्वर जो है कम रिएक्टिव है कॉपर के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और जब डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ये कॉपर सल्फेट ही रह जाएगा। एक और लेते हैं, एयू, एयू मतलब गोल्ड, इसको मैंने रिएक्शन करवाया कॉपर सल्फेट के रिस्पेक्ट में, कॉपर सल्फेट के साथ, तो देखो क्या ये रिएक्शन होगा, ये भी रिएक्शन नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है ना ये भी कम रिएक्टिव है कॉपर के रिस्पेक्ट में, कम रिएक्टिव मतलब ये इसका रिएक्टिविटी कम है, तो ये ज्यादा रिएक्टिविटी वाले को कैसे हटा पाएगा, इसका मतलब यहां पर भी नो रिएक्शन। आई बात समझ में, तो यहां पर भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप रिएक्टिविटी सीरीज को समझ पा रहे होंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी समझ पा रहे होंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें समझेंगे इसमें हम लोग ये समझे कि मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और उसके साथ साथ रिएक्टिविटी सीरीज को भी देखे, फिर उसका एप्लीकेशन भी देखे क्या एप्लीकेशन है। तो ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आपको अगर ये समझ में आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।